हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा जो 12वीं का जो इतिहास है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इसका जो पैटर्न है, जो पैटर्न रहा हमारा पैटर्न रहा उसको हमने देख लिया था। इसके साथ साथ हमने कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा था। ये चीज़ें जो था हमारा हो गया था। आज जो इतिहास का जो भाग 1 है, आपको मैं किताब दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपकी किताब है, ये किताब ये इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन हिंदी मीडियम का जो आपका ये किताब है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 जो है आपका, इसके हम लोग चलते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ईंट मनके तथा अस्थियां के बारे में आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर का जो नाम ईंट मनके तथा अस्थियां, इसमें क्या है, आपको जो है मुख्यतः जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बात बता दूं। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये एमसीक्यू के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, या जो वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चन हो गए उसमें पूछता है। यानी 1 नंबर में, 2 नंबर में व 10 नंबर में अगर देखा जाए तो बोर्ड में इसका वेटेज है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। इस लिहाज से ये जो आपका जो हड़प्पा सभ्यता यानी जो ईंट मनके तथा अस्थियां नाम का जो चैप्टर है, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है, ये चैप्टर कम से कम आपका देखा जाए तो 12 से लेके 15 नंबरों या आप यहाँ पर 18 नंबरों के लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जो है बहुत आवश्यक है। दूसरी बात अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि ये कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको समझना बहुत कठिन है। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिए रहते हैं, डेट दिए रहते हैं, या जो प्लेस दिए रहते हैं, या जो कोई डाटा हो गया, इन सबको जो है याद करना कठिन होता है, और समझना जो होता है कठिन होता है। तो आखिर इन्हें याद कैसे करें, समझे कैसे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इस सभ्यता के बारे में हमें जो है समाज के बारे में पढ़ना रहता है, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना रहता है, प्रशासन जैसी व्यवस्था थी कि नहीं इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन उसके बारे में हमें पढ़ना रहता है। साथ में जो विज्ञान हुआ, जैसे आपको मालूम ना, ये लोहे की जानकारी नहीं थे, लेकिन टीन और कांसे का प्रयोग करते थे। कन केस में भी विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी कुछ थी। फिर उसके बाद आपको अर्थशास्त्र में अगर आप देखें तो आपको जो है कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, इन सब चीज़ों को पढ़ना रहेगा। व्यापार में आपको 2 व्यापार, एक आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार हो गया। बाह्य व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, यानी बाह्य व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। आंतरिक व्यापार की अगर हम बात करें तो आंतरिक व्यापार में हमें राजस्थान में सेलखड़ी वहाँ पर आप मिलेगा, उसके बाद व्यापार करने मिलेगा आपको कश्मीर के साथ व्यापार, और जो है कर्नाटक के साथ यहाँ से व्यापार होगा। ये जो व्यापार होंगे, ये किस तरह के व्यापार होंगे? ये जो व्यापार होगा वस्तुओं के लिए व्यापार होंगे। जैसे राजस्थान से खीर पत्थर के लिए ये लोग क्या व्यापार करेंगे, या परिवहन आपका होगा, या कर्नाटक से सोने के लिए आपको व्यापार या परिवहन आपको देखने को मिलेगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका समाज, अर्थशास्त्र, प्रशासन,
यानी राजनीतिक बारे में, विज्ञान के बारे में, और अर्थशास्त्र में ले लें तो कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, व्यापार के बारे में पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर हम समाज के बारे में ले लें तो समाज में क्या है, जैसे धर्म था कि नहीं था इसके बारे में, धर्म हुआ, जाति हुआ, फिर कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी इसी में आ जाता है, अंधविश्वास, यानी इतने सारी चीज़ों को इसमें भी कहीं ना कहीं हमको पढ़ना रहता है। अंधविश्वास आ गया, और भी कुछ चीज़ें हो गई, जैसे संगीत या नृत्य जैसे कोई चीज़ें होती थी कि या नहीं, इस तरह की चीज़ें भी हमें क्या इसमें पढ़ने को रहता है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक व्यापक बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो अपने आप में एक चैलेंज है कि कैसे इतने बड़े सभ्यता को हम पढ़ें, जानें और समझें। और दूसरा चैलेंज क्या है कि इन सभी चीज़ों को कैसे समराइज करें, इन सभी चीज़ों को कैसे याद करें, ठीक है। क्योंकि इसमें आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ता है, डाटा को पढ़ना पड़ता है, प्लेस को पढ़ना पड़ता है। प्लेस में आप देख लो तो हड़प्पा के भारत में 600 स्थान है, जबकि 400 स्थान पाकिस्तान में है। क्या सभी को पढ़ें? सभी को नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ ऐसे 25 से 30 ऐसे प्लेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 25 से 30 इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर बात करें तो जैसे कि 10 से 8 प्लेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, चंदूड़ो हुआ हो गया। उसके बाद लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, आप ले सकते हैं। धौलावीरा आपका हो गया। यानी कुल मिला जुला के ऐसे जो हैं आपके कुछ स्थान जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लेस में ये जो 8-10 है ये जो हैं इनको हम क्या ध्यान रखेंगे। बाकी जो 10 से जो 15 प्लेस अदर जो प्लेस बच जाते हैं, जो अन्य प्लेस होते हैं, उनके एक बार एक नज़र से हम देख लेंगे। प्लेसों में अगर हो गया फैक्ट्स की अगर बात करें कि फैक्ट्स में क्या पढ़ना रहता है, मैं अभी एक संक्षिप्त बता रहा हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। फैक्ट्स में अगर आप देखें तो फैक्ट्स में इसमें आपको मालूम होगा कि इनके लोहे की जानकारी नहीं थी, इनके पास ये घोड़े से भी शायद ही परिचित थे, घोड़े का कोई प्रमाण नहीं इनको मिला। तो ये क्या अपने में फैक्ट है। उसके साथ साथ और क्या फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक फैक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में आपके जो पत्थर थे सेलखड़ी से बने होते थे कुछ, मतलब इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेगा। डेट्स में बात ले तो हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण के रूप में भी इसको विभाजित किया गया है। कुछ अन्य आपको डाटा मिल जाएगा, जैसे मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसमें अन्नागार स्नानागार आपको मिले हैं, ठीक है। तो कालीबंगा जिसका अर्थ होता है चूड़िया का क्षेत्र होता है, और इसके बारे में कुछ आपको डाटा मिलेगा। तो आपको इतने सारे ओवरऑल चीज़ों को पढ़ना रहता है, ठीक है, जो अपने आप में एक समस्या है, एक चिंता है कि आखिर इतने सारे विषय को, इतने सारे क्षेत्र को कैसे पढ़े। क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से हम इन्हीं 2 चीज़ों को ही लेकर चलेंगे। पहला हमें समाज अर्थशास्त्र प्रशासन को देखेंगे, दूसरा जो भी उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट हुआ, कोई डाटा हुआ, कोई प्लेस हुआ, कोई डेट हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेस में अगर मैंने बताया तो इन सभी प्लेसों को पढ़ना रहता है। फैक्ट में जैसे लोहे और घोड़े का ज्ञान है तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, समराइज कर लिया, तो आपका ये जो है यहाँ पर काम देगा, MCQ रूम में काम देगा, आपका वेरी शॉर्ट में काम देगा, और वेरी लॉन्ग में जो होगा काम देगा अगर आपने इसको पढ़ा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पहले इरेज करूँ, उसके बाद हम आगे क्रमशः देखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर
आपके बारे में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक बार से आप लोग से कहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि कुछ ऐसे मैं डाटा, कुछ ऐसे फैक्ट्स को मैं लिखाऊंगा जो पेपर के ना दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उन्हें अगर लिखते हैं तो इस बात की मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो एकदम हम बेसिक से चलेंगे, लिखवाते हुए चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे। तो पहले कुछ लिखते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, अगर इसके कालखंड की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता इसके कालखंड की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा जाता है। इसको क्या 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसको 3 भागों में इसको बांटा जाता है, ठीक। पहला आप 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो कौन कौन से इसको भागों में बांटा जाता है, तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप कुछ इस प्रकार से अगर आप समझें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसको जो कालखंड है इसका 2600 ईसा पूर्व से लेकर जो 1900 ईसा पूर्व है, यह हड़प्पा के परिपक्व या शहरी अवस्था माना जाता है, ठीक है। और इससे पूर्व जो आपका होता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, इसको हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति तथा कहा जाता है। जैसे अगर इसके कालखंड के रूप में अगर इसको बांटा जाए तो मैं यह कुल करना चाहता हूँ कि इसको 3 भाग में जो बांटते हैं ना, एक बांटते हैं 3500 ईसा पूर्व से लेके हम इसको बांटते हैं 2600 ईसा पूर्व। इसको हम कहते हैं हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति नगरीकरण, यानी ये जो हड़प्पा 3 भाग में बांटते हैं, एक बांटा है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व में, इसको हम कहते हैं हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति नगरीकरण कहते हैं। इसमें जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में थे, यानी बड़े बड़े हमें शहर नहीं देखेंगे, हमको गांव मिलेंगे। और ये जो गांव थे ये विकास कर रही थी, इनकी संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए ये शहरी ओर बढ़े। जैसे किसी भी चीज़ का जो विकास होता है क्रमशः बहुत ही तेजी से नहीं होता है। किसी चीज़ का विकास, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ का विकास होता है तो कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार ऐसा ऐसा होता है, ऐसा। अब ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा विकास हो गया, नहीं, धीरे धीरे ग्राफ की मदद अगर समझे कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे विकास होता जाता है ग्राफ की मदद से। अगर आप जानने का प्रयास करें, डायरेक्ट इस टाइप का आपको विकास देखने को नहीं मिलेगा। आप पतन भी किसी भी क्षेत्र का मिलेगा तो प्राकृतिक कारण ना हो तो इस तरह से भी पतन नहीं मिलेगा आपको, धीरे धीरे इस तरह से पतन आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर प्राकृतिक कारण ना हो इस टाइप का ए टाइप का आपको विकास बिल्कुल कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, मैं बताना चाहता हूँ आज से 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति थी, नगरीकरण को कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो कालखंड आता है, ये पहला हो गया। दूसरा जिसको कहते हैं जो हमारा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, इसे हड़प्पा परिपक्व शहरीकरण सभ्यता इसको कहते हैं। सभ्यता इसको कहते हैं सभ्यता कहते हैं। तीसरा जो आ जाता है, जो सबसे तीसरा जो आता है, ये जो तीसरा हमारा होता है, ये हमारा कब से होता है, ये हमारा होता है 1900 ईसा पूर्व से लेके। देखिए जो डेट है ना, ये एकदम फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी वैज्ञानिकों का जो लो होते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा भेदभाव मतभेद होता है डेट को लेकर, तो इसलिए आप ज़्यादा डेट पर इतना ध्यान दें। लेकिन ये
मैक्सिमम लगभग वो डेट माना जाता है। ठीक है, जो तीसरा हमारा होता है 1900 ईसापुर से हमारा जो होता है 1200 ईसापुर तक होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं हड़प्पा तथा ग्रामीण संस्कृति, हड़प्पा तथा ग्रामीण संस्कृति के नाम से इसको भी कहीं ना कहीं जाना जाता है। इसको जो है हम मध्य उत्तर हड़प्पा या ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मध्य उत्तर ये वो कालखंड होता है जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर रहती है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसको 3 भागों में हमने बांट दिया कालखंड में। 3500 ईसा पूर्व से इसका हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, जब यह हड़प्पा सभ्यता अपने निम्नतम स्तर की थी। 2600 1900 ईसा पूर्व यह सभ्यताएं जब विकास की स्थिति में थी, और 1900 लेकर 12 ईसा पूर्व थे जब अपने पतन की ओर में इसका पतन कर पाया था। और 12 ईस्वी ईसा पूर्व 1200 बीसी बिफोर क्राइस्ट के बाद इस सभ्यता की हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, यानी हम मानते हैं कि 1200 ईसा पूर्व यह सभ्यता का पतन हो गया था। यह वह शासन काल था जब यह अपने विकास के स्तर पर थी, यानी यह प्रारंभ है, यह मध्य, ये क्या, यह विकास का स्तर है, विकास का स्तर और समाप्त, यह कहें अंत, यह अंत है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता जो है हमको इस 3 भागों में बांटते हैं। 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति नगरीकरण, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व जिसको परिपक्व शहरीकरण सभ्यता, और 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक मध्य उत्तर हड़प्पा या ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हमको जो है इस सभ्यता के बारे, इस कालखंड के बारे में हमें इधर पढ़ना है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको एक संक्षिप्त में देखते हुए चलेंगे, परिचय के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में इसको देखते हुए चलें ताकि इसे हम समझ सकें। और अंत में हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसको अंत में भी एक परिचय के रूप में हम देखेंगे। तो आफ्टर ऑल जो भी हम रहेंगे इस पे, यानी 80% हमें इस पे रहना है, 80% 10 + 10 हमें इधर रहना है। ठीक है, 80% हमें इसी को पढ़ना है। और जो लॉन्ग प्रश्न यदि आपका, यदि क्या मतलब लॉन्ग प्रश्न जो आपका आता है आपका इधर ही से ही आता है। ठीक है, एक प्रश्न में एमसीक्यू मान लो इधर से आ गया तो आ गया, इधर से एमसीक्यू आ गया जैसे इसके पतन के कारण को बताइए आ गया। तो आमतौर पर जितने भी प्रश्न होते हैं आपके 10 नंबर का इधर ही से ही आएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसी को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक संक्षिप्त हम परिचय देखेंगे, फिर हम अपने भाग 2 पे इसके जो हड़प्पा से दूसरे स्तर पे आएंगे, फिर तीसरे क्रम से ऐसे हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं, और इस करते हुए मैं आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं। पहले मैं इसको इरेज कर, देखिए देखिए हड़प्पा सभ्यता को इसको पढ़ने से पहले, इस सभ्यता को पढ़ने से पहले मैं कुछ डेट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। डेट के बारे में देखिए, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 2 तरह के डेट देखने मिले, एक आपको मिलेगा ईसवी एवं ईसा पूर्व, इसको कहते हैं एडी, इसको कहते हैं बीसी। ठीक है, एडी यानी एडो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट। अब ईसवी ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको संक्षिप्त में आपको समझाना चाहता हूँ, बस आप संक्षिप्त में आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि अगर आपने गिनती अगर पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर, तो आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इत्यादि आपने इस तरह से पढ़ा होगा। और बचपन में आपको 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6 का आपको पढ़ाया गया। लेकिन जब कक्षा आप चौथी यानी फोर्थ में या 5th में जब आए होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि जो जीरो है, जीरो के बाद भी इधर भी क्या संख्याएं होती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते इत्यादि, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 आपको बताया गया। तो ये जो जीरो है यहाँ से हम गिनती, जीरो के बाद से यहाँ से हम गिनती जो भी गणना करना रहता है हम प्लस में ही करते हैं, प्लस में ही करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब हड़प्पा नहीं, जब इतिहास के कालखंड की बात आती है, निर्धारण के इतिहास के कालखंड निर्धारण की बात आती है, और तो हम जो समय हमारा जैसे हम लिखते हैं ना, अभी मान लीजिए वर्ष अभी हमारा कौन सा चल रहा है, वर्ष 2023 दिसंबर चल रहा है, अब जनवरी आने वाला है 2-4 दिन में हमारा नया साल, तो हम ये लिखे वर्ष 2023 ईस्वी, ये लिखते हैं ना। क्यों हम ईस्वी लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमने जो जीरो माना है, ये जो जीरो है यानी आज से 2023 साल पहले अगर हम इधर से वापस आए तो एक समय आएगा जब हम जीरो आएंगे, जो जीरो पाएंगे इधर क्या था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी वर्ष 2023 हो, यानी जो ईसा मसीह उनको जन्म लिया वो 2023 साल हो गए, यानी जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी समय से हम क्या करते हैं, काल निर्धारण इतिहास में करते थे। तो जिस समय उनका जन्म हुआ वहां से जो डेटों की गणना हमने ईस्वी में करना चल के, जैसे ईसा मसीह का आज जन्म हुआ, यदि आज उनका टुडे मान लीजिए, ईसा मसीह मान लीजिए आज जन्म हुआ, ठीक है, तो आज जन्म हुआ, तो आज जन्म हुआ और उनके जन्म लिए 1 साल हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखे, ईस्वी 1 ईस्वी लिखेंगे। ठीक, उनका आज जन्म हुआ, जन्म लिए उनको कितना 10 वर्ष हो गए, तो हम 10 ईस्वी लिखेंगे। उनके जन्म लिए हुए आज जन्म हुआ, लेकिन जन्म लिए उनको 100 वर्ष हो गया, तो हम उनको लिखेंगे 100 ईस्वी। जन्म लिया उनको यदि 300 वर्ष हो गया तो हम लिखेंगे 300 ईस्वी। जन्म लिए हुए यदि उनको 1000 साल हो गया तो हम लिखेंगे 1000 ईस्वी। 2000 साल हो गया तो हम लिखेंगे 2000 ईस्वी। जन्म लिए हुए 2024 साल हो गया, 2024 साल हो गया, 2024 साल हो गया, तो 2024 ईस्वी हम लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी अगर हमें जानकारी मिलती है तो आज से लगभग 4 से 4,500 वर्ष पहले की हमें जानकारी मिलती है, यानी हड़प्पा की जो सभ्यता है इसकी जानकारी हमें आज से 4 से 4,500 साल पहले जानकारी मिलती है, आज से पहले इसकी जानकारी मिलती है। और जन्म लिए उनको कितना हुआ, मात्र 2024 साल, तो हम 4,500 से हम क्या करेंगे, हम रिटर्न आएंगे, रिटर्न कहाँ पाएंगे, जीरो पाएंगे जाएंगे जहाँ पे इनका जन्म हो गया था। ठीक है भाई, उसके बाद और पीछे अगर हम जाएंगे तो उसके बाद जो भी डेट ना, जैसे यहाँ पर जो गिनती होती है आपके माइनस में जाएंगे, तो उसके पहले जितने भी घटना रहेंगे वो माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो ईसा पूर्व हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ आज से 3000 पहले, तो ईसा मसीह का जन्म तो हुए मात्र 2000 साल हुए, 2000 साल हुए ना, 3000 पहले का क्या हो जाएगा, हम ईसा मसीह इस समय पर आ जाएंगे, फिर 1000 साल पहले हम चले जाएंगे और पहले, और क्या हो जाएगा, इसको हम ईसा पूर्व कर देंगे। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, क्योंकि अगर हम कहें आज से 3000 पहले तो 2000 हुआ तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो 2000 इधर रख दिए, बचा 1000 है उनके जन्म के पहले हम रख देते हैं। तो जब कभी भी आपको अगर ऐसा डेट मिले, जैसे डेट मिल गया 4000 ईसा पूर्व, तो इसका क्या मतलब हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 4000 पहले, तो 4000 पहले ये हुआ। और आज की अगर आप बात कर लें तो ये क्या, ईसा मसीह के जन्म के 4000 पहले प्लस 2000 आज का ले लो आप, तो कितना हुआ, आज से 6000 साल पहले की बात की जा रही है। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ पाए तो मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आपको बोल दे 2500 ईसा पूर्व, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ
2500 ईसा पूर्व का मतलब सामान्य अर्थों में ये हो जाता है कि 2500 ईसा पूर्व का मतलब हो रहा है ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, 2500 पहले। तो 2500 हम ले लेते हैं, ठीक है भाई, हमारा 2500 है, प्लस जिस समय उनका जन्म हुआ था, उनका आज जन्म लिए ईसा मसीह को 2000 साल हो गए थे, इसमें 2000 जोड़ दें, हमने 2000, ये कितना हो गया टोटल? 4500 साल हो गए। कितना टोटल? 4500 साल हो गए। यानी जो व्यक्ति 2500 ईसा पूर्व बोला, इसका मतलब है आज के समय से 4500 साल पुरानी बात बोल रहा है। तो यहाँ पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अगर हमने जो डेट लिखा, इसको पहले मैं इरेज कर दूँ। जो मैंने डेट लिखा आपको, मैंने एक डेट क्या लिखा? 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व। तो 3500 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? 3500 ईसा पूर्व मतलब 3500 प्लस 2000, यानी आज से लगभग 5500 साल पहले यह सभ्यता है। मैंने लिखा ना अभी थोड़ी देर पहले कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व प्रारंभिक चरण इसका मतलब क्या हुआ? 3500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3500 पहले, प्लस जन्म लिए कितने साल हो गए? 2000 साल हो गए। जोड़ दो इन दोनों का, तो टोटल कितना होता है आपका? जो है 55 हो जा रहा कि नहीं हो जा रहा? यानी 55 साल पहले, यानी आज से 5500 साल पहले यह सभ्यता का विकास होना है, या इसका प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो मैं इतना जो भी मैंने आपको बताया, ये इस समय को ईसवी और ईसा पूर्व को बताने के लिए मैंने बताया, ताकि आप कन्फ्यूजन ना रखें। ठीक है, अगर इस समय मिल जाए तो जितना है प्लस में 2000 जोड़ दीजिए, तो आज के समय मिल जाए कि आज से कितने वर्ष से पुरानी बात कही जा रही है। तो देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कैमरा चेक लूँ आप लोगों का। चलिए, सब कुछ ठीक है, ओके। आइए, अब हड़प्पा सभ्यता के अगर हम पढ़ने जाएं तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्र की बात कर लें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अगर क्षेत्र की बात करें तो पहले मैं एक रफली जो मैं डायग्राम एक मैप बना रहा हूँ, जैसे रफ तरीके से। इसमें रफली एक डायग्राम है भारत का, बस आप रफली समझे। ये अपना भारत है, ये भी इधर श्रीलंका है, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या? पाकिस्तान है, और ये वाला हिस्सा जो है अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान, और इसको तो मालूम है भारत है अपना भारत। ठीक है, अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र किधर है? तो इसका जो क्षेत्र होता है 3 जगह मिलता है हमें। ये कहाँ मिलता है? हमें जो है अफगानिस्तान में भी मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, और भारत में मिलता है। इसके 600 जो क्षेत्र है ये भारत में, 400 पाकिस्तान में, कुछ जो होते हैं अफगानिस्तान मिलता है। तो क्षेत्र के सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्षेत्र के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है इस सभ्यता का। ठीक है, तो क्षेत्र की अगर बात करें, अगर अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में इसको कहाँ कहाँ मिलता है, तो अगर आप लिखना चाहें तो अफगानिस्तान में सोतोगोई के नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो अगर अफगानिस्तान की अगर बात करें, मैं इसको मिटा दूं ज़्यादा ताकि आप चीज़ें समझ सकें। ठीक है, देखिए क्षेत्र जो है, अगर क्षेत्र विशेष की अगर बात करें, क्षेत्र की बात करें तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो सोतगोई नामक
स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। यानी अफगानिस्तान में सतुवई नामक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कि वर्तमान में जिन भी स्थानों का अगर हम नाम लेंगे वर्तमान में उनका नाम वही रहे है। जैसे वर्तमान में अगर राजस्थान में जो क्षेत्र मिलेंगे उनका वही नाम है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आज से 4000 साल पहले इस क्षेत्र का क्या नाम था। जैसे मान लीजिए यूपी है अपना, ठीक, आज यूपी है, लेकिन 1947 में जो यूपी था, यूपी को यूपी ना कहते हुए इसको संयुक्त प्रांत हम कहते थे। प्रांत का नाम था। अब किसी को ये संयुक्त प्रांत कोई नहीं जान पाएगा। तो वैसे उस समय 4,500 और 4,000 साल पहले, जब 4,500 साल पहले 4,000 साल पहले उस सभ्यता का क्या नाम था हमें नहीं जानते। हम इसलिए जिस जो सभ्यता है उस सभ्यता में कोई भी अगर हमें अवशेष मिले इस सभ्यता के जिस स्थान पे मिले हैं हम उसी स्थान का नाम हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं जानता क्या से 4,000 पहले 4,500 साल पहले उस सभ्यता का क्या नाम था। ठीक है, तो क्षेत्र में आपको लिखवा रहा हूँ ये क्या, सतोगोई नामक अफगानिस्तान में प्रथम जहाँ से नहरों के स्थल का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा क्षेत्र, अफगानिस्तान हो गया। हाँ ठीक है, अब कुछ और स्थान ले लें, जैसे बडखा हो गया, मुंडी गांव हो गया, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नाम जान लें। ठीक, अब आगे इसके कुछ क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं, अब आ जाइए हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान में हड़प्पा सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चांदोड़ो और अमीर इस तरह के जो हैं स्थलों का में साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या हम जरा देख लेते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सिंध के क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, यानी सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, शताब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को हम मुर्दों का टीला कहते हैं। पूछता है कि मुर्दों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए चांदोड़ो, अब एक स्थान है चाहुंदोड़ो, अमीरो, अमरी, एक मिनट, अमरी एवं कोटदीजी ठीक है, कोटदीजी इत्यादि जो है इत्यादि स्थल ये पाकिस्तान पड़ते हैं। चांदोड़ो, अमीर, कोटदीजी इत्यादि जो स्थल है ये आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। इस क्षेत्र में बता रहा हूँ। ठीक है, अब भारत की बात कर लें। अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में अगर आप देखें तो भारत में आपको पंजाब में अगर आप ले लें, पंजाब में यदि आप लें तो पंजाब में आप देख सकते हैं, पंजाब में आपका रोपण है और गुजरात के कुछ क्षेत्र में जैसे सुतकोड़ा है, गुजरात में आपका दिख जाए गुजरात
में, गुजरात में अगर देखें सुरकोदा है, सुरकोदा, धौलावीरा, धौलावीरा, कठियावाड़ा और लोथल, रंगपुर, कठियावाड़, लोथल, रंगपुर और जो रोजादी एवं प्रभासन, प्रभास पाठन नाम के ये इत्यादि जो नाम है ये आपके क्या भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र दैमाबाद है, महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद है, हरियाणा में राखी है, हरियाणा में यदि आप हरियाणा की बात करें तो राखीगढ़ी है, यहाँ पर सबसे पहले राखी के साक्ष्य मिले हैं। क्या राखीगढ़ी है, राजस्थान राखीगढ़ी है, बनावली का शताब्दिक अर्थ है चूड़ियों का स्थान होता है। अब आ जाइए राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान की अगर बात कर लें तो राजस्थान में कुछ क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान में कालीबंग है, ठीक है, कालीबंगा आपका है। जम्मू में मांदा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है। फिर आप जम्मू ले लें, जम्मू में मांदा एवं यूपी में आलमगीरपुर है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे जो है क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में आपके कुछ स्थान है। जैसे अफगानिस्तान इधर हो गया, पाकिस्तान में आप जो है सिंध के क्षेत्र ले लें। उसके बाद भारत में पंजाब हो गया, गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, यूपी आपका हो गया, जम्मू हो गया, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में क्या है जो कि आपके ये स्थान है जो कि बहुत ही प्रमुख है और महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा एक बार स्क्रीनशॉट आप इसको ले लें। क्यों ले लें, मैं अभी आपको कारण बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे जो है मुख्य स्थान है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्यों लिखा है इसका जो है मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, ये जो स्थान है ये एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं, या जो ये स्थान है इनको जो है हमें पढ़ना है। लोथल के बारे में, फिर मोनजोदड़ो के बारे में, चांदोड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे इन सब के बारे में एक एक करके हम स्थान के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं।
ठीक है, ठीक है। तो आइए अभी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सुनिए आप जरा ध्यान से। 1826 ईस्वी में इस सभ्यता की पहली बार खोज हुई। यह फैक्ट के रूप में है, आप इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू के लिए फैक्ट्स के रूप में है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज 1826 में हुई। अब यह सवाल होता है 1826 में इस सभ्यता की पहली बार खोज हुई, तो खोज किसने किया और कैसे किया, ठीक है, इस सभ्यता के बारे में तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है अपने आप में एक विस्तृत और व्यापक सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज जो थी इस पे बहुत सारे वाद विवाद रहते हैं, और किसी ने पूर्णतः इस सभ्यता को किसी ने नहीं खोज निकाला है। जैसे कि कई बार खुदाई में कई तरह के खुदाइयों में इसको खोजा, जैसे 1826 में इसकी कभी जानकारी मिली, फिर 1853 में, उसके बाद 1821 में दयाराम साहनी के जो थे उन्होंने खोजा था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो वो था, एक सेकेंड आप रुके रहिए, न खोजा गया था इस सभ्यता को। तो 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा एक व्यक्ति हुए, उनका आप नाम लिख सकते हैं, चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में सबसे पहले इस सभ्यता को चार्ल्स मैसन द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आता, देखिए इतिहास में क्या है, सर्वप्रथम जिस सभ्यता की जानकारी जिस स्थान से मिलती है उसका नामकरण उसी के स्थान पर होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों करते हैं, यानी नामकरण कैसे, नामकरण कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इतिहास में ऐसी परंपरा है कि सर्वप्रथम किसी सभ्यता की जानकारी जिस स्थान से मिलती है उसका नामकरण उसी के स्थान पर है। तो सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी वर्तमान एक हड़प्पा नामक स्थल है, उस जगह से इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता करते हैं। जैसे कि देखिए 1921 में, मैं इसको अगर इरेज कर दूं थोड़ा सा लिखना इजी रहेगा, देखिए 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की उत्खनन कार्य प्रारंभ किया या खोजा। इसका जो पूर्णतः श्रेय है दयाराम साहनी जी को जाता है, यानी दयाराम साहनी